भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। ठीक है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाँ चावल के का उत्पादन होता है वो चीन है। और भारत जो है वो सेकंड मोस्ट ऐसा कंट्री है जहाँ पर चावल का सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन होता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी अधिक पानी या वर्षा की ज़रूरत होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से सिंचाई करके उगाया जाता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो लिखना है वो ये लिखना है कि इसको अधिक आर्द्रता की ज़रूरत होती है यानी पानी की ज़रूरत होती है। और उच्चतम तापमान जो है वो कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाई जाती है। नहरों के जाल और नलकूपों की संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल का फसल उगाना संभव हो गया है। ठीक है, तो अब चावल के जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन सा है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्र। तो आप ये तीन याद रख सकते हो, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सेकंड जो है अनाज जो उगाया जाता है भारत में वो है गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 इन 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज के मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूं उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें जो कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं, जो पेपर में हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि गेहूँ को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी इसे शीत ऋतु में यानी कि अक्टूबर के बाद इसे बोया जाता है और अप्रैल से जून के बीच में से काटा जाता है। ठीक है, और इसे लगभग कितनी बारिश की आवश्यकता होती है, 70 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और भारत के वे राज्य जहाँ पर गेहूँ को उगाया जाता है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ क्षेत्र। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक है हमारा मोटा अनाज। ठीक है, जिसे अब जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है मोटा अनाज, जिसे श्री अन्न भी कहा जाता है। ठीक है, मोटा अनाज होता है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत मतलब अच्छा माना जाता है और आजकल गवर्नमेंट मोटे अनाज को बहुत प्रमोट भी कर रही है। ठीक है, ये बहुत न्यूट्रिशन मतलब इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। मोटा अनाज का एग्जाम्पल है ज्वार, बाजरा, रागी। भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं ये तीनों ही। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इन्हें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश के तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो मोटा अनाज में अगर हम बात करें तो भारत में तीन ही मोटे अनाज जो है वो ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, वह ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, अब इन्हें कहा तो मोटा अनाज आता है लेकिन ये पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो रागी है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा, कैल्शियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो होते हैं। ठीक है,
अब अगर हम ज्वार की बात करें तो ज्वार भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ठीक है। और इसके उत्पादक राज्य क्या क्या हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब अगर बाजरे की बात की जाए तो बाजरा ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली और बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यानी कि जो बाजरा है वो कौन मतलब किस तरह की मिट्टी चाहिए उसके लिए? बलुआ और उथली काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इसके जो उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, ठीक है। अब यदि हम रागी की बात करें तो रागी जो है वो काली, लाल, बलुआ और दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के जो प्रमुख प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मक्का। ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। यानी मक्का जो खाने के लिए भी इस्तेमाल होती है और चारे के रूप में उसको पशुओं को भी दिया जाता है। यह एक खरीफ फसल है। मक्के के उत्पादन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से इसे उगाया जाता है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी, निवेशों और उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा में इसको अच्छी प्रकार से उगाया जा सकता है और बिहार जैसे राज्य में इसे रबी फसल के रूप में भी उगाया जाता है, ठीक है। और इसके जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, ठीक है। अब अगर हम दालों की बात करें तो जैसा कि हमें पता ही है कि दाल हमारे भोजन का एक मुख्य घटक है, ठीक है। हम सभी घरों में, स्पेशली भारतीय घरों में जो है वो दालों का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में होता है। और जो स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं, उनके लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है दाल, ठीक है। तो भारत जो है वो विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता भी है। यानी कि जितना ज़्यादा हम दाल उगाते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, और उतना ही हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। दाल प्रोटीन का एक स्रोत है, ठीक है। भारत में जो दालें उगाई जाती है वो है अरहर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर है, चना है। ये सभी जो दालें हैं वो भारत में उगाई जाती हैं। ये मुख्य दलहनी फसलें हैं। दाल को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, ठीक है। यानी इन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है और जहाँ पर ड्राई वेदर है, इन्हें शुष्क है, वहाँ पर भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर के अन्य सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती हैं, ठीक है। यानी कि अरहर के अलावा जितनी भी दालें हैं सभी क्या करती हैं? मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं। इससे मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनी रहती है। इसलिए इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। यानी कि जैसे एक बार गेहूँ उगाया, एक मान लो ज़मीन है, ठीक है। तो एक बार गेहूँ उगाया, इस पे अगली बार उस पर क्या उगाया जाएगा? दाल उगाया जाएगा, जिससे कि जो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो बनी रहे। भारत में जो मुख्य राज्य हैं जहाँ दाल का उत्पादन होता है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक।
खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें जो भारत में उगाई जाती हैं उनमें है गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफ़ी, ये सभी चीज़ें हैं जिसे हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गन्ना। गन्ना एक शुष्क और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले शुष्क और आर्द्र प्रदेशों में से बोया जाता है। तो ये पूरा अंडरलाइन करना होगा, ये सारा इम्पोर्टेंट है कि यह फसल 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान और 70 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की सहायता से इसे बोया जाता है यानी उगाया जाता है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जाता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर के कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। ठीक है, तो गन्ना से क्या क्या बनता है? गुड़ बनता है, चीनी, खांडसारी जिसे खांड भी बोलते हैं, शीरा, ये सभी चीज़ें बनाई जाती है। और गन्ना के जो उत्पादक राज्य हैं वह उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो जहाँ पर गन्ने का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, अब यदि हम तिलहन की बात करें 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश बना था। सन 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्रफल के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तिलहन का मतलब वो सभी फसलें जिसका इस्तेमाल होता है तेल निकालने के लिए, मतलब तेल बनाने के लिए, जैसे कि हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या होती है? तिलहन होती है। ठीक है, और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐसा देश बना जहाँ पर तिलहन का जो फसल है वो ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, अब भारत में जो मुख्य फसलें उगाई जाती है तिलहन के रूप में वो है मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, जिसे कैस्ट्रॉल भी बोलते हैं, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी, ये सभी चीज़ें। इनमें से अधिकतर खाद्यान्न हैं, यानी जिन्हें हम खाने के लिए भोजन मतलब खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी श्रृंगार का सामान बनाने के लिए, उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतु में दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये याद रखना है बस कि भारत में कौन कौन से मुख्य तिलहन फसलें हैं। ठीक है, और उनके मुख्य उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। मैं महाराष्ट्र बोल रही हूँ, महाराष्ट्र है। ठीक है, अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो वो है चाय। ठीक है, जो हम सभी का मॉर्निंग का सबसे पहला ड्रिंक है ना। चलो, चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलान क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। ठीक है, तो अब हमें जो चीज़ें अंडरलाइन करनी है, जो हमें याद रखना है, बाकी तो शुरू में इंट्रो दिया हुआ है इसमें कि जो चाय है वो अंग्रेज लाए थे भारत में, और आज भारत में जो है वो चाय एक पेय पदार्थ के रूप में
के रूप में हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मॉर्निंग में सभी लोग जो है वो चाय पीना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब यदि हम चाय की बात करें तो चाय को उगाने के लिए किस तरह के जलवायु की आवश्यकता होती है, तो हमें यहाँ से अंडरलाइन करना है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस यानी कि मिट्टी में उपजाऊपन होना चाहिए, और जीवाश्म युक्त यानी कि जीवाश्म मतलब जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सूक्ष्म जीव हो, ठीक है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाए, गहरी मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है, और सुगम जल निकास मतलब पानी जो है वो इकट्ठा ना हो। ठीक है, मतलब पानी जो है वो चाहिए, जैसे फुवारा होता है ना, हल्की बारिश चाहिए होती है, और पानी खट्टा ना हो, पानी निकल जाए, क्योंकि पानी खट्टा होगा तो पौधा सड़ सकता है, खराब हो सकता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर पोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। पाला मतलब बहुत ठंड ना पड़े, बहुत गर्मी ना पड़े। बहुत गर्मी होगी तो पत्ते सूख जाएंगे, बहुत ज़्यादा अगर ठंड पड़ेगी तब भी पत्ते जो है वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसे मीडियम मतलब ना ठंड हो ना गर्मी हो, उस तरह का तापमान चाहिए होता है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। अभी मतलब जैसे फवारा होता है ना, फाउंटेन बोलते हैं इंग्लिश में, उस तरह की हल्की बारिश होनी चाहिए, ठीक है, तेज़ बारिश ना हो। और चाय एक श्रम सघन उद्योग है, मतलब इसमें बहुत सारे श्रमिक चाहिए होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जैसे टोकरी वो पीछे लगाती हैं महिलाएं और फिर पत्ते तोड़ तोड़ के उनमें इकट्ठा करती हैं टोकरियों में। ठीक है, तो यानी इसके पत्ते जब तोड़े जाते हैं तो वो बहुत श्रम प्रधान कार्य, मतलब पत्ता आपको एक एक तोड़ना है, फिर उसे इकट्ठा करना है, फिर उससे चाय बनाई जाती है, तो ये बहुत मेहनत का काम है और बहुत ज़्यादा श्रम लेबर्स चाहिए होते हैं इस काम के लिए। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं, और चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है भारत में वो है असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। कॉफ़ी, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, यानी भारत की जो कॉफ़ी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी, कौन सी किस्म की कॉफ़ी उगती है, वह है अरेबिका, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों में हुई थी, और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है, तो कॉफ़ी के मुख्य उत्पादक राज्य हमें याद रखना है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, अरेबिका किस्म की। बस ये 2 पॉइंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बागवानी फसलें। सन 2015 में भारत का विश्व में फसलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। ठीक है, यानी फल और जो सब्जियां उगाई जाती है सबसे ज़्यादा तो चीन में उगाई जाती है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो उगाई जाती है वो भारत है, जहाँ पे फल और सब्जियां ज़्यादा उगाई जाती है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर,
हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत इनकी मांगे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जगहों पर जो स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि हमने पढ़ाई है, ठीक है, कि नागपुर के संतरे बहुत फेमस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश बिहार के लीची, मेघालय का अनानास, आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट, ये सब पूरी दुनिया में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है, भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भारत में बड़ी संख्या में उगाई जाती है, बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। अब अखाद्यान्न फसलों की अगर हम बात करें, यानी अखाद्य जिन्हें हम खा नहीं सकते हैं, उनमें है सबसे पहला हमारा रबड़। तो रबड़ का इस्तेमाल जूते बनाने में होता है, बैग्स बनाने में होता है। ठीक है, तो रबड़ भूमध्य क्षेत्रों की फसल है, परंतु विशेष परिस्थिति में और उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से अंडरलाइन होगा आपका। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय। सेकंड है रेशेदार फसलें। ठीक है, जिनमें कपास, जूट, सन, ये सभी चीज़ें आती हैं, जिसका इस्तेमाल जो है वो अलग अलग उद्देश्य से किया जाता है। जैसे कपास का उद्योग तो कपड़े बनाने के लिए कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। जूट का रस्सी बनाने के लिए, बोरे बनाने के लिए, जो बोरा जिसमें सब्जियां वगैरह रखा जाता है, वो मैट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़ों के कुकुन से प्राप्त होता है। जो मलबरी यानी कि सहतूत के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालन रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। तो ये हमें अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है कि जब रेशम के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है तो वो रेशम उत्पादन कहलाता है। अब जो सबसे पहला रेशेदार फसल है वो है हमारा कपास। भारत, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कपास के बारे में बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमें क्या क्या अंडरलाइन करना है इसमें कि इसे उगाने के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उच्च तापमान, हल्की बारिश और सिंचाई के लिए सिंचाई और हल्की बारिश और 210 पाला रहित दिन, यानी कि जहाँ ज़्यादा गर्मी ना पड़े और खिली धूप की आवश्यकता होती है। कपास के पौधों को 6 से 8 महीने लगता है जब ये पककर तैयार हो जाता है। और इसके मुख्य उत्पादक राज्य जो हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये उत्पादक राज्य हैं जिसमें हमें मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है महाराष्ट्र। एक्चुअली महाराष्ट्र इंग्लिश में लिखा जाता है तो बार बार मेरे मुंह से महाराष्ट्र निकलता है, सॉरी फॉर दैट। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये कुछ लोकेशंस आपको याद रखनी है जो आपको मैप में फिल करना आ सकता है।
अब जूट की अगर हम बात करें तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, आपका याद होना चाहिए आपको। सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कलर गोल्डन टाइप होता है, ठीक है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाले उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से लाई गई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो ये हमें अंडरलाइन करना है। अब इससे क्या क्या बनाई जाती है? बोरियां, चटाई, रस्सी, धागे, गलीचे, ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशे और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाज़ार में इसकी मांग बहुत कम हो गई है, ठीक है। यानी कि ये बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल कम हो रहा है और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल होता है पैकिंग वगैरह, मतलब पैकिंग के उद्देश्य के लिए, ठीक है।